The Hindu editorial, 9th of July 2022. Fair play, equal pay in sports will bring in more women as players and fans. जायज़ और सही खेल, स्पोर्ट्स में यदि बराबर तनख्वाह मिलेगी तो उससे और ज़्यादा महिलाएं खिलाड़ी के रूप में और फैंस के रूप में ये लेके आएगा. New Zealand cricket striking a deal to remunerate its women cricketers the same as their male counterparts is a major landmark in the fight to close the gender pay gap in sports. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने जो एक डील करी है जिसमें विमेन महिला क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को उतना ही रिम्यूनरेशन यानी कि जो मेहनताना दिया जाएगा जितना कि बेल उनके जो अ, आदमी होते हैं खिलाड़ी उनको दिया जाता है. ये एक काउंटर पार्ट यदि जहाँ मेल है उनके सामने जो आदमी खिलाड़ी हैं वो एक मेजर लैंडमार्क है इन द फाइट टू क्लोज द जेंडर पे गैप. एक लड़ाई में जिसमें कि जेंडर पे के जो गैप है उसको स्पोर्ट्स में क्लोज करने के लिए जो लड़ाई है उसका एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क है, एक ज़मीनी निशान है. From August, New Zealand's men and women players will be entitled to the same match fees, both at the international and domestic levels. अगस्त से न्यूजीलैंड के मेन और वुमेन प्लेयर्स हकदार हो जाएंगे एक बराबर मैच फीस के दोनों स्तरों पे, अंतर्राष्ट्रीय तथा डोमेस्टिक यानी कि घरेलू. This comes 4 months after the United States women's national footballers won the 6-year-long battle with their federation to secure equal compensation. और ये उस घटना के 4 महीने बाद आ रहा है जब यूनाइटेड स्टेट्स के विमेंस नेशनल फुटबॉलर्स ने एक 6 साल लंबा बैटल युद्ध जीता था अपने फेडरेशन से बराबर कॉम्पेंसेशन बराबर भरपाई सुरक्षित करने के लिए. The agreements are expected to be game changers, encouraging more girls to take up the sports. और ये दोनों एग्रीमेंट जो हैं इनसे अपेक्षा की जाती है ये खेल को बदल देंगे और ये प्रोत्साहित करेंगे और भी ज़्यादा लड़कियों को कि वो स्पोर्ट्स को का स्पोर्ट्स खेलना शुरू करें. As New Zealand captain Sophie Devine said, it's great to be recognized in the same agreement alongside the men. जैसा कि न्यूजीलैंड की कैप्टन सोफी डिवाइन ने कहा कि ये बड़ा महान है कि हमको उतना ही पहचान दी जा रही है उसी एग्रीमेंट में आदमी लोगों के साथ. It's a massive step forward and will be a huge draw card for young women and girls. ये बहुत बड़ा आगे बढ़ने का कदम है और ये एक ह्यूज बड़ा ड्रॉ कार्ड है जो खींच के लेके आएगा यंग वुमेन और गर्ल्स को खेल की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ. बट विक्ट्रीज इन इक्वल पे स्ट्रगल्स हैव नॉट कम इजी. लेकिन बराबर पे के जो संघर्ष होते हैं उसमें जो जीत है वो इतने आसानी से नहीं आती है. टेनिस moved first because of the untiring efforts of Billie Jean King, who pressured US Open to share out the same for men and women back in 73. टेनिस ने सबसे पहले मूव किया था क्योंकि बिली जीन किंग के द्वारा जो कोशिशें की गई थी, अथक प्रयास किए गए थे, जिन्होंने यूएस ओपन वालों को पर दबाव डाला था कि वो उतना ही पैसा निकालें मेन के लिए जितना वुमेन के लिए निकालते हैं. 1973 में ऐसा हुआ था. That it took another 34 years for the other three Grand Slam tournaments to come around, with Wimbledon the last in 2007, shows the road is still uphill. कि 34 साल लग गए बाकी 3 जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं कि वो भी इस रास्ते पे आ जाएं जहाँ की बराबर तनख्वाह दें आदमी और औरतों को, जिसमें कि विंबलडन सबसे आखिरी में उसने ऐसा करना शुरू किया 2007 में. ये दिखाता है कि
जो सड़क है, जो रास्ता है, अभी भी ऊपर की ओर जा रहा है। जैसे पहाड़ी के ऊपर की ओर ज़्यादा हुआ रास्ता है, यानी कठिन रास्ता है। फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड गोल्फ रिमेन होल्ड आउट्स। फुटबॉल, बास्केटबॉल और गोल्फ अभी भी होल्ड आउट्स हैं, यानी उन्होंने अभी भी इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया है। सीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट द डिसीजंस इन द न्यूजीलैंड एंड यूएस अपीयर सीस्मिक। अगर इस संदर्भ में इसको देखा जाए तो जो निर्णय न्यूजीलैंड में लिए गए हैं और यूएस में लिए गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जमीन को हिलाने वाले हैं। Barriers to bridging the pay gap have come from various quarters. पे के गैप को ब्रिज के द्वारा जोड़ देना में जो अड़चनें, जो रुकावटें आती हैं, वो कई जगह से आती हैं, कई जगह से आई हैं, कई दिशाओं से आई हैं। In tennis, the sporting argument that men play best of the five set matches at the majors, while the women best of the three is often made. टेनिस में जो स्पोर्टिंग आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि आदमी लोग बेस्ट ऑफ फाइव वाले सेट मैचेस खेलते हैं मेजर टूर्नामेंट्स में, जबकि वेमेन जो है बेस्ट ऑफ थ्री मैचेस खेलती हैं। ये बहस अक्सर की जाती है। इन क्रिकेट, एनी मूव टू नैरो द मॉनेटरी गैप बिटवीन मेन एंड वेमेन, स्पेशली इन इंडिया, इज डिदर्ड ओवर बाय साइटिंग लोअर मार्केट रेटिंग्स फॉर द लेडीज गेम। और क्रिकेट में कोई भी अगर मूव किया जाता है कि पैसे का जो गैप है इसको और संकीर्ण किया जाए, पतला किया जाए, नैरो किया जाए मैन और वेमेन के बीच में, खासतौर पे भारत में, उससे दूर रहा जाता है, उससे हेजिटेट किया जाता है, हिचकिचाया जाता है, ये कह के कि लेडीज़ के गेम की मार्केट रेटिंग्स कम है, यानी उनसे कम कमाई होती है। बट इट वुड बी प्रूडेंट टू फोकस ऑन द फैक्टर्स दैट आर होल्डिंग वुमेन बैक। लेकिन ये उपयुक्त होगा या ये ज़्यादा केयरफुल होगा कि हम उन फैक्टर्स पर फोकस करें, उन कारणों पर फोकस करें जो वेमेन को पीछे रख रहे हैं। अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़, बराबर मौके नहीं मिलते, कर्टेल्ड प्लेइंग टाइम, और प्लेइंग टाइम उनका कम कर दिया जाता है, और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट और निवेश में भी कमी रहती है। Historically, men taking to sport and following sport have been organic exercises largely because of social conditioning. ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो आदमी लोग स्पोर्ट्स खेलना और स्पोर्ट्स को फॉलो करना एक तरह से नेचुरल, प्राकृतिक या ऑर्गेनिक एक्सरसाइज मानी जाती हैं। और ये ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि उनकी सामाजिक कंडीशनिंग इस तरह से है। Women, on the other hand, have been forced to internalize that sporting participation and fandom are not for them. Women, दूसरी तरफ, उनको मजबूर कर दिया गया है अपने अंदर ये बात डाल देने के लिए, ये अपने जहन में ये बात रख लेने के लिए कि जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना उनके लिए नहीं है, और फ़ैन बनाना उनके लिए नहीं है। फैंडम यानी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग रखना, फ़ैन जिनके ज़्यादा हों, जैसे किंगडम होता है उसी तरह फैंडम। द नीड ऑफ द आर इज टू एलिमिनेट सच बैरियर्स एंड इम्प्रूव एक्सेस। समय की ज़रूरत यह है कि हम इस तरह की रुकावटों को एलिमिनेट यानी ख़त्म करें, हटाएं, और वेमेन का एक्सेस इम्प्रूव करें स्पोर्ट्स के लिए। एक्सेस मतलब उनका वो प्रवेश कर सकें आसानी से स्पोर्ट्स में। द प्राइम एग्जाम्पल इन इंडिया इज द सक्सेस ऑफ साइना नेहवाल एंड पीवी सिंधु। मुख्य जो उदाहरण है इस संदर्भ में, भारत में जो मुख्य उदाहरण है वो है साइना नेहवाल और पीवी सिंधु की सफलता। हु बेनिफिटेड फ्रॉम ए रीजनेबली वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, जिन्होंने एक रीज़न के तौर पे देखा जाए, कारण शक्ति के आधार पे देखा जाए तो एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्ड सिस्टम से फ़ायदा उठाया। फाउंड सक्सेस, उन्होंने सफलता पाई, और रोज टू बिकम हाईली पेड स्टार्स इन देयर ओन राइट, और वो उठी और बहुत ज़्यादा पेड स्टार्स बन गई अपने खुद के अधिकार से। इट विल ऑल्सो हेल्प इफ द टर्म्स ऑफ द डिबेट आर वाइडेंड। इसमें भी मदद मिलेगी यदि इस डिबेट के जो जो शर्तें हैं उनको और विस्तृत की जाती हैं।
Reducing the pay gap is also about being fair and respectful and recognizing the effort and excellence women bring to sport. पे गैप को रिड्यूस करना इस बारे में भी है कि हम लोगों को फेयर होना चाहिए और वुमेन के प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनके वुमेन के यानी महिलाओं के एफर्ट, कोशिश और उनकी उत्कृष्टता को हमें पहचानना चाहिए जो वो लेके आती हैं स्पोर्ट के लिए। It is time the vicious cycle of fewer women accessing sports, fewer women becoming professionals, and hence fewer women having commercial opportunities is broken, and the glacial pace of the journey towards pay parity hastened. अब समय आ गया है कि ये जो कुचक्र है जिसमें कम महिलाएं स्पोर्ट्स को एक्सेस कर पाती हैं और इस वजह से कम महिलाएं प्रोफेशनल बन पाती हैं और इस कारण से और भी कम महिलाएं जो हैं वो वाणिज्यिक मौके उनको मिल पाते हैं। ये जो कुचक्र है ये टूटना चाहिए और जो धीमी धीमी पेस है जैसे ग्लेशियर चल रहा होता है उस तरह से जो धीमी पेस है उस यात्रा की पे बराबरी की पे की तरफ उसको और हमको तेज करना चाहिए। सेकेंड एडिटोरियल, बीटिंग द हीट। बहुत गर्मी हो गई है तो कैसे इस गर्मी से बचें? इंडिया मस्ट इंक्लूड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर अडॉप्शन ऑफ इफेक्टिव कूलिंग प्लान्स। भारत को वित्तीय इंसेंटिव को शामिल करना चाहिए। इंसेंटिव यानी लोगों को जो फायदे दिए जाते हैं कि अगर वो इफेक्टिव कूलिंग प्लान अडॉप्ट करेंगे या इंस्टीट्यूशंस को जो दिए जाते हैं तो उनको कुछ दूसरे बेनिफिट्स मिलेंगे। The steady rise in the planet's temperature as a consequence of humanity's unfettered use of fossil fuel forms the backdrop to altered weather patterns everywhere. लगातार प्लैनेट का जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ह्यूमैनिटी के बिना रुके हुए, बिना किसी अनकंट्रोल्ड अनफेटर्ड फेटर्स होते हैं जो जंजीरें, बिना जंजीर से बंधे हुए जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है यानी कि जो कोल और पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके परिणामतः उसके कॉन्सिक्वेंस में जो प्लैनेट का टेम्परेचर में लगातार जो बढ़त आ रही है वही एक पृष्ठभूमि है कि वेदर के पैटर्न्स बदल रहे हैं हर जगह पे। इंडिया टू हैज़ बिन रजिस्टरिंग इंस्टेंसेस ऑफ एनॉमलस वेदर विद अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी विद एन एराटिक मानसून एंड कोस्टल इरोजन। भारत भी ऐसे उदाहरण रजिस्टर कर रहा है जहाँ पे वेदर जो है यानी मौसम जो है वो एनॉमलस है यानी वो सही नहीं है और ये एक डराने वाली फ्रीक्वेंसी से हो रहा है और एक मानसून भी जो है वो एराटिक हो गया है, वो स्मूथ नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, जैसे होना चाहिए, जैसे एक्सपेक्टेंसी है, अपेक्षा है उसके हिसाब से नहीं है और कोस्ट का इरोजन होता जा रहा है। हाउएवर यानी कोस्ट में इरोजन का मतलब है वहाँ से जो पृथ्वी है वो जमीन धीरे धीरे कम होती चली जा रही है क्योंकि पानी का स्तर ऊपर हो रहा है गर्मी की वजह से और जमीन का इरोजन भी हो रहा है, वो पानी में मिलती भी जा रही है। However, some recent changes are seemingly paradoxical. लेकिन बहरहाल कुछ हाल में जो बदलाव आए हैं वो प्रतीत होते हैं कि वो पैराडॉक्सिकल है यानी कि वो अपने आप में अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, वो समझ के पार है। An analysis of public weather data over the last half a century by the Center for Science and Environment suggests that the all India average temperature during the monsoon months is higher than the summer months. एक जो विश्लेषण किया गया है पब्लिक वेदर के डेटा का पिछले 50 सालों का डेटा वो जो विश्लेषण है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने किया है वो सुझाता है कि जो पूरे भारतवर्ष का जो औसत टेम्परेचर है मानसून के महीनों के दौरान जो कि जून से सितंबर के दौरान वो ज़्यादा रहता है मार्च से मई महीनों के दौरान के मुकाबले में। Monsoon temperatures are 0.3 degrees higher than average summer temperatures when compared from 51 to 80.
मानसून के टेम्परेचर 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहते हैं औसत समर टेम्परेचर्स के मुकाबले में, जब हम 1951 से लेकर 80 तक कंपैरिजन करते हैं। In 2012 to 2021, this anomaly rose to 0.54 डिग्री सेंटीग्रेड। उन 2012 से लेकर 2021 तक ये जो अनोमली थी, यानी कि जो जो फ़र्क आ गया था टेम्परेचर में, जो गलती आ गई थी, वो 0.4 डिग्री हो गई, यानी कि टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर मानसून का मानसून टेम्परेचर 0.4% ज़्यादा हो गया। The India Meteorological Department has said that India's average temperature has risen 0.62 degrees centigrade from 1901 to 2020. But the CSE analysis says, supporting similar studies on these lines, that this has not meant a uniform rise in temperature across seasons. भारत के जो मौसम विभाग है, उन्होंने कहा है कि भारत का जो औसत टेम्परेचर है वो 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है 1901 से लेकर 2020 के बीच में। लेकिन सेंटर, यानी केंद्र जो है विज्ञान और पर्यावरण का जो केंद्र है, उसका विश्लेषण ये कहता है कि और इस तरह की और भी स्टडीज़ हैं, उसको भी, उससे भी उनको सपोर्ट मिल रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि जो टेम्परेचर का राइज है वो यूनिफॉर्म है सारे सीजन्स में। It is the winter and post-monsoon average all India temperatures that have risen faster than even the monsoon and summer temperatures. विंटर के टेम्परेचर ज़्यादा बढ़े हैं और पोस्ट मानसून, यानी मानसून के बाद के जो टेम्परेचर्स हैं अक्टूबर से दिसंबर के, यानी अक्टूबर से लेके फरवरी तक के टेम्परेचर जो है ज़्यादा बढ़े हैं मानसून और समर टेम्परेचर्स के मुकाबले में। एवरेज डेली मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स इन मार्च was 30.7 डिग्रीज। औसत रोज़मर्रा का जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर था नॉर्थ वेस्ट के उत्तर पश्चिमी स्टेट्स के लिए मार्च में वो 30.7 डिग्री था, जबकि जो ऑल इंडिया औसत थी वो 33.1 थी, यानी कि वो 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल इंडिया एवरेज ज़्यादा थी। द एवरेज डेली मिनिमम टेम्परेचर शोड एन इवन लार्जर डिफरेंस। औसत डेली मिनिमम टेम्परेचर अगर देखा जाए तो वहाँ पे ये डिफरेंस है बिटवीन ऑल इंडिया फिगर एंड द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स फिगर का जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो 4.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। सेंट्रल इंडिया नॉर्मल मैक्सिमम 2 to 7 डिग्रीज हायर, और केंद्रीय इंडिया का जो नॉर्मल मैक्सिमम था वो तो 2 से 7 डिग्री और भी ज़्यादा था, while South Peninsular India's normal minimum was 4 to 10 degrees higher than the temperatures in West India. जबकि जो साउथ पेनिनसुलर इंडिया का जो नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर था वो 4 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया से भी ज़्यादा था। द शैटरिंग ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्ड्स इज ओनली वन पार्ट ऑफ द चेंजेस। जो टेम्परेचर के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, जो शैटर हो रहे हैं, वो केवल इन बदलाव का एक भाग है। देयर इज ऑल्सो एविडेंस ऑफ द टॉल ऑन लाइव्स। ये भी सबूत है कि जिंदगियां भी हम खो रहे हैं। From 2015 to 2020, 2,137 people had reportedly died due to heat stroke in northwest India. But southern India had reported 2,444 deaths due to excess environmental heat, with Andhra Pradesh accounting for over half of the reported casualties. 2015 से लेकर 2020 तक 2,137 लोग थे जिनको रिपोर्ट किया गया कि वो हीट स्ट्रोक की वजह से मर गए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। लेकिन साउथ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि 2,444 मृत्यु हुई, और ये पर्यावरण में ज़्यादा हीट की वजह से हुई, जिसमें कि आंध्र प्रदेश में करीब आधी रिपोर्टेड कैजुअलिटीज़ हुई हैं, यानी लोग हताहत हुए हैं। द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, whereby cities, because of concrete surfaces and dense populations, tend to on average be hotter than the rural habitations, also contributed to heat stress. जो अर्बन हीट आइलैंड वाला इफेक्ट है, द्वीप इफेक्ट है, हीट द्वीप इफेक्ट है, जिसमें कि सिटीज़, चूँकि वहाँ पे कंक्रीट सरफेसेस ज़्यादा होती हैं, ग्रीन सरफेसेस कम होती हैं और पॉपुलेशन डेंस होती है, तो इसलिए टेंडेंसी, यानी प्रवृत्ति ये होती है कि वहाँ पर औसतन ज़्यादा गर्मी रहेगी,
रूरल हैबिटेशंस यानी जहाँ रूरल लोग रहते हैं वहाँ के मुकाबले में, और इस बात ने भी हीट स्ट्रेस में अपना योगदान दिया। Indian authorities are cognizant of these trends with some states, led by Gujarat, having heat action plans. भारतीय अथॉरिटीज़ को इन रुझानों के बारे में पता है, और कुछ स्टेट्स तो जैसे जिनका लीडर गुजरात है, उनके हीट एक्शन प्लान्स भी बने हुए हैं। The National Disaster Management Authority is working with 23 out of 28 heat-prone states to develop HAPs, heat action plans, that stress changes in the bulk environment. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 28 जो हीट के प्रति ज़्यादा प्रोन स्टेट्स हैं, ज़्यादा हीट जहाँ होती है, उसमें से 23 स्टेट्स के साथ काम कर रही है ये अथॉरिटी, जिससे हीट एक्शन प्लान बनाए जा सकें, जो कि स्ट्रेस जो कि जिनका स्ट्रेस की वजह से चेंजेस आ जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट। सॉरी, जो हीट एक्शन प्लान्स हैं वो इस बात पे जोर देते हैं कि हमको अपने बिल्ट एनवायरनमेंट में चेंजेस लाना चाहिए, जिसमें ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाहिए जो कि इंडोर को कूलर रखे। हैविंग एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए हीट वेव्स के बारे में, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाना चाहिए जिससे हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सके। However, much remains in terms of reaching out to rural India as well as governments taking steps to plan infrastructure and housing in ways that recognize the dangers from a warming environment. लेकिन बहरहाल बहुत कुछ रह गया है रूरल इंडिया तक पहुंचने के लिए, और सरकार के लिए जो स्टेप्स लिए जाने हैं सरकार द्वारा, उसमें भी बहुत कुछ बचा है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग को ऐसे प्लान करें, इन तरीक़ों से प्लान करें जो कि इन खतरों को पहचानते हैं कि वार्मिंग एनवायरनमेंट के, यानी गर्म होते हुए पर्यावरण के क्या खतरे होते हैं। It is time that India includes financial incentives, preferably via budget outlays for effective cooling plans. और समय आ गया कि भारत फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को शामिल करे और ख़ास तौर पे बजट में आउटले करे, यानी पैसा उसके लिए मुहैया करवाए, जिससे कि इफेक्टिव कूलिंग की योजनाएं बनाई जा सकें। Adapting to and mitigating the most visceral challenge is the need of the hour. हमें ये जो बहुत ज़बरदस्त चुनौती हमारे सामने आ गई है, जो हमारे बॉडी के लिए खतरा पैदा कर रही है, इस पे हमको अडेप्ट करना है और इसके दुष्प्रभाव को कम करना है, मिटिगेट करना है, और यही समय की अभी पुकार है। द इकोनॉमिक टाइम्स आर्टिकल अकाउंटिंग फॉर बैंक अकाउंट्स, 29 जून को वर्ल्ड बैंक ने अपनी 2021 की फाइंडेक्स रिपोर्ट रिलीज कर दी। 2012 में इसको लॉन्च किया गया था। ये जो डेटाबेस है ये सबसे विस्तृत स्रोत बन गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रोग्रेस को नापने के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कितने लोग बैंक में अकाउंट रखे हैं और उसमें कितने अड़चने हैं, उसको नापने के लिए। हो सकता है कि डेटा से संबंधित प्रॉब्लम्स रहें, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही अपने आप में बहुत ही मैमथ है, बहुत ह्यूज एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। लेकिन अगर हम इसको समझ के साथ और क्रॉस चेक करके यूज़ करें तो इससे हमको बहुत अंदरूनी दृष्टि मिलेगी कि कैसे हम लोगों की फाइनेंशियल पहुंच को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन लोगों के लिए जिनके लिए जो औपचारिक फाइनेंस है वो इजीली नहीं उनको मिल पाता, वहाँ तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती, एक्सेसिबल नहीं है। लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है 2021 फाइंडेक्स रिपोर्ट, वो इस बात को, इस तथ्य को हाईलाइट करती है कि इसके बावजूद कि महामारी की वजह से डिसरप्शन हुआ है, फिर भी फाइनेंशियल इंक्लूजन डिजिटल पेमेंट्स की वजह से बढ़ा है। लेकिन बहरहाल ये रिपोर्ट अंडर प्ले करती है, यानी बहुत ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करती कि किस तरह से डिजिटलाइजेशन का जो कम यूटिलाइजेशन हो रहा है
उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करती है रिपोर्ट। डेवलपिंग यानी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में केवल 18% ऐसे एडल्ट हैं जिन्होंने अपने यूटिलिटी बिल्स दिए हैं सीधे अपने अकाउंट से, यानी कैश नहीं दिया और सीधे डायरेक्टली उन्होंने डिजिटल पेमेंट किया। एक तिहाई उपभोक्ता ऐसे हैं उनमें से जिन्होंने पहली बार अपने अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट किया था पैंडेमिक के शुरू होने के बाद। और इससे ये पता चलता है कि इसका कितना अच्छा पोटेंशियल है आगे जाके। जो 15 ये साल से ज़्यादा के इंडियंस हैं, उनमें से 61% ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने कोई भी डिजिटल स्टोर में कोई मर्चेंट पेमेंट किया था पहली बार, जब कोविड स्टार्ट हुआ उसके बाद से। लेकिन केवल 7% एडल्ट हैं जिन्होंने एक्चुअली डिजिटल इन स्टोर पेमेंट्स किए हैं। चाइना में 82% एडल्ट ऐसे हैं, वयस्क ऐसे हैं जिन्होंने डिजिटल मर्चेंट पेमेंट किए हैं मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करके। भारत में ये फिगर केवल 8% है। चाइना में 38% जो वयस्क हैं उनके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं। भारत में केवल 5% के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं। क्या प्रति व्यक्ति जो इनकम कम होना और इसलिए ज़्यादा डिफ़ॉल्ट का जो रिस्क हो जाता है वो पर्याप्त है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों क्रेडिट कार्ड कम है, या क्यों डिजिटल पेमेंट मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके नहीं हो रहे हैं इंडिया में इतने जितने चाइना में हो रहे हैं? फाइंडेक्स रिपोर्ट बहुत कुछ बोलती है इस पोटेंशियल के बारे में कि हम सप्लाई चेन के डिसरप्शंस को कम कर सकते हैं और प्राइवेट कंजम्पशन के गिरावट को भी रोक सकते हैं डिमांड शॉक के दौरान। नो टच जो पेमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था डिजिटल पेमेंट्स के अडॉप्शन को एक्सेलरेट करने में। बट द हेडलाइन फाइंडेक्स नंबर अपीयर्स टू शो रिग्रेस। लेकिन जो हेडलाइन फाइंडेक्स नंबर है, जो आंकड़ा है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो दिखा रहा है कि भारत का में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो पीछे की ओर जा रहा है पिछले लास्ट 4 सालों में। भारत के वेस्ट पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है जिनका आपकी बैंक अकाउंट है, अपेरेंटली यानी प्रतीत ये होता है कि वो 80% जो था 2017 में था और वो ड्रॉप करके अब 77% रह गया 2021 में। यानी 3% लोगों के जो बैंक अकाउंट है अब नहीं रहे जहां तक फिगर ये पहुंच गई थी 2017 में, जो कि 8 मिलियन के करीब अकाउंट्स का कमी आ गई है। इनमें से 5 मिलियन अकाउंट इस वजह से बंद हो गए कि लोग पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि जो 65 ईयर ओल्ड प्लस पॉपुलेशन है हमारी, उसमें कमी आ गई। तो चूंकि डेमोग्राफिक शिफ्ट यानी पॉपुलेशन का शिफ्ट इस तरह से हुआ कि 65 से ऊपर की पॉपुलेशन में कमी आ गई, तो इसकी वजह से जो बैंक अकाउंट है वो कम हो गए क्योंकि ज़्यादा उम्र के लोगों के बैंक अकाउंट ज़्यादा होते हैं। और बाकी कारण ये हो सकता है क्योंकि जो जो सैम्पलिंग की गई ये आंकड़े इकट्ठा करने के लिए उसमें कोई एरर हो सकते हैं। और एक कारण ये भी हो सकता है डिजिटाइजेशन अब ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए पेमेंट्स जो हैं डिजिटल मोड में मोबाइल फ़ोन वगैरह से हो जाते हैं, तो उसके लिए बैंक अकाउंट की कई बार उतनी ज़रूरत भी नहीं होती है। मोबाइल सर्विस के अकाउंट्स काफ़ी होते हैं। और हमने और एक और कारण ये भी हो सकता है कि हमने पॉपुलेशन का ज़्यादा बड़ा एस्टिमेट कर दिया है, क्योंकि कोविड के दौरान ज़्यादा लोग मर गए थे, लेकिन अ, वो असल में पॉपुलेशन और भी ज़्यादा उतनी नहीं थी जितनी कि कोविड में मरने के बाद बहुत से लोगों के मरने की वजह से पॉपुलेशन जितनी कम हो गई थी उसको हमने ठीक से उसको वर्कआउट नहीं किया, उसको हमने अपने कैलकुलेशन में लिया नहीं और ज़्यादा अनुमान कर दिया पॉपुलेशन का। और इसलिए ऐसा लगता है कि हमारे बैंक अकाउंट पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से कम हो गए हैं। बट देर इज़ नो कॉज फॉर वरी। लेकिन चिंता की कोई का कारण नहीं है, क्योंकि जो भी डेटा रिपोर्ट किया गया बैंक्स के द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 2017 से लेकर 2021 के बीच में, उस डेटा के अनुसार जो
प्रधानमंत्री जन धन योजना के जो बेनिफिशियरी अकाउंट्स यानी जो बैंक अकाउंट्स हैं जन धन योजना में, वो 13.4 मिलियन तक चले गए हैं, 13.4 मिलियन के द्वारा बढ़ गए हैं। और इसमें से 11.4 मिलियन जो थे उनमें से वो रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज में खुले हैं। तो जो डिपॉजिट्स हैं पंजाब प्रधानमंत्री जन धन योजना के अकाउंट्स में, वो पिछले 4 साल में डबल हो गए हैं। रुपे डेबिट कार्ड्स भी बढ़ गए हैं और 8 मिलियन रुपे डेबिट कार्ड्स और बढ़ गए हैं उसी पीरियड में। और इसलिए जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो काफ़ी हद वो बिल्कुल काम कर रही है, डेफिनेटली काम कर रही है डिपॉजिट साइड में। व्हाट अब जो बात की कमी है वो ये है कि इन अकाउंट्स का इस्तेमाल डिपॉजिट करने में जो होता है उसमें कमी है, और क्रेडिट यानी लोन उनके पास पहुँचे जो फाइनेंशियली इंक्लूडेड है उसमें भी कमी है। फिनडेक्स डेटा ये दिखाता है कि जबकि 45% एडल्ट ने पैसा बोरो किया यानी लोन लिया, लेकिन केवल 12% ने ही इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो किया, यानी ज़्यादातर लोगों ने दूसरे लोगों से लिया। डिपॉजिट साइड में डेटा ये दिखाता है कि हालांकि 77% के लोगों के पास फाइनेंशियल अकाउंट्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में संस्थाओं में उन्होंने अकाउंट खोल रखा था, लेकिन 29% जो थे उनमें से यानी जिन्होंने अकाउंट खोल रखा था उन्होंने केवल 29% ने ही उसमें डिपॉजिट किया, यानी 77% के 29% ने ही पैसा कोई डिपॉजिट किया। और 35% ऐसे अकाउंट थे जो इनएक्टिव थे, जो एक्टिव सक्रिय नहीं थे। बैंक जो भारत में हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो किसी भी अकाउंट को तब डॉर्मेंट ट्रीट करें, डॉर्मेंट यानी इनएक्टिव ट्रीट करें अगर कोई भी ट्रांजेक्शन उनमें नहीं होता है 2 साल के ऊपर तक। तो कोशिश की जा रही है कि ये जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं उनको निकाला जाए कि कौन कौन से अकाउंट्स इनऑपरेटिव हैं। लेकिन करीब 1.5 लाख करोड़ अनक्लेम अमाउंट्स जो हैं वो फाइनेंशियल फर्म्स के पास पड़ी हुई हैं, जिन्होंने जो लोन देते हैं। इसी तरह से अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, जिसमें कोई दावा नहीं किया जा रहा है, ऐसे डिविडेंड्स भी एक प्रॉब्लम है। इसी बीच में they are being used to further depositor and investor awareness। इन ये जो पैसा है अनक्लेम्ड डिविडेंड्स वगैरह, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि हम डिपॉजिटर और इन्वेस्टर का अवेयरनेस को बढ़ाएं। द गुड न्यूज़ इज दैट द जेंडर गैप इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज वैनिश्ड। अच्छी खबर यह है कि जो जेंडर गैप था अकाउंट्स का, जहाँ तक सवाल था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, वो गायब हो गया, यानी कि जितने अकाउंट्स आदमियों के होते हैं तो उतने महिलाओं के भी होते हैं। वयस्क आदमियों में 77% ऐसे आदमी हैं, और जो वयस्क वेमेन हैं उनमें से भी कुल मिला के जो 77% लोग हैं अब उनके पास अकाउंट है। 2011 में ये जो नंबर्स थे ये 44% और 26% था, यानी कि 44% एडल्ट आदमियों के पास अकाउंट होता था और 26% एडल्ट वेमेन के पास अकाउंट होता था। लेकिन बहरहाल इंडिया को शिकार नहीं बनना चाहिए, खुद को तारीफ करते हुए बोलते हुए, सेल्फ लॉडेटरी यानी अपने आप की तारीफ करते हुए, रेफरेंसेस यानी बार बार बात करना, रेफर करना फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। अभी भी हमें मीलों जाना है। करीब करीब 30 करोड़ एडल्ट इंडियंस ऐसे हैं कुल 150 करोड़ की पॉपुलेशन में, वो उनके पास अभी भी अकाउंट नहीं है। हालांकि ट्राई, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेटा ये दिखाता है कि 60% एंड 54% जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंटरनेट और मोबाइल यूज़र्स हैं, यानी हमारे 60% पॉपुलेशन इंटरनेट यूज़र है और 54% पॉपुलेशन मोबाइल यूज़र है रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः।
फाइंडेक्स ये पता लगाता है कि केवल 28% एडल्ट ऐसे हैं भारत में जिनके पास इंटरनेट के प्रति एक्सेस, यानी जो इंटरनेट तक पहुंच पाते हैं। हालांकि 66% एडल्ट के पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन केवल 6% ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल मनी अकाउंट है। ये जो नंबर्स हैं, ये बहुत कम हैं उस औसत से जो दूसरे मिडिल इनकम कंट्रीज़ में जो औसत है, जिसमें जिसको इंडिया भी बिलोंग करता है, तो एवरेज से हमारी फिगर जो है बहुत कम है। हालांकि जो दूसरे लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन ज़्यादा लोगों के पास है और मोबाइल मनी अकाउंट भी ज़्यादा लोगों के पास है इसके मुकाबले में। मोबाइल मनी अकाउंट में लाइक अ पेटीएम अकाउंट और a भीम ऐप। तो एक केस है कि हमको रूरल टेली डेंसिटी बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बढ़ानी चाहिए। जबकि स्मार्टफ़ोन का जो मार्केट है, वो एक क्रांति के में से गुज़र रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी नज़र नहीं हटानी चाहिए इस तथ्य से कि डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब सबको शामिल करना, वित्तीय सिस्टम, ये बहुत कुछ इस पे डिपेंड करेगा कि हम लो कॉस्ट के फीचर फ़ोन बनाएँ। फीचर फ़ोन मतलब जहाँ पर हम जो मुख्य फीचर्स लक्षण हैं फ़ोन में, वो होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें कैमरा होना चाहिए, व्हाट्सएप, फ़ेसबुक या जो मेन इंस्टाग्राम वगैरह आप चला सको, आप एसएमएस कर सको किसी को, फ़ोटो खींच सको कैमरे से, वीडियो खींच सको। तो फीचर फ़ोन ऐसा होना चाहिए जो कि लो कॉस्ट होना चाहिए। तो ऐसा अगर लो कॉस्ट फीचर फ़ोन बनाया जाएगा, जो डिजिटल पेमेंट्स को सपोर्ट कर सकेगा। आरबीआई का जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है और नीति आयोग, उनको आपस में मिल के एक ब्लूप्रिंट चॉक आउट करना चाहिए, इसका प्लान बनाना चाहिए। जो लेखक हैं इस आर्टिकल के, वो पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं आरबीआई के, और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसके मेंबर भी आप रह चुके हैं, श्री मृदुल सगगर। इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल, ड्राइविंग सम गुड सेंस इनटू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में कुछ नई समझ, कुछ अच्छी समझ को प्रवेश कराना, ड्राइव करना यानी कि तेजी से उसमें प्रवेश कराना। थैंक्स टू इंडियाज डेटा रेवोल्यूशन, इंडिया का के डेटा रेवोल्यूशन को धन्यवाद है। मोटर इंश्योरेंस कवर्स कुड बिकम चीपर। मोटर इंश्योरेंस वाली जो पॉलिसीज हैं, वो और सस्ती हो सकती हैं फॉर दोज विद अ गुड ड्राइविंग ट्रैक रिकॉर्ड, उन लोगों के लिए जिनका कि ड्राइविंग रिकॉर्ड जो है, ड्राइविंग का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, यानी जिनके कम एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) will now allow insurance companies to offer vehicle owners analytics-based insurance that includes pay-as-you-drive and pay-how-you-drive, as well as floater policies as add-ons in motor own damage covers. IRDAI अब अलाउ कर देगा इंश्योरेंस कंपनीज को कि वो व्हीकल के ओनर्स को जो डेटा एनालिटिक्स पे आधारित इंश्योरेंस दे सकता है, इसमें कि पे एज यू ड्राइव, जैसे जैसे ड्राइव करें आप पे करते जाइए, पे हाउ यू ड्राइव, कैसे आप ड्राइव कर रहे हैं उसके हिसाब से आप पे करिए, और ऐसी भी फ्लोटर पॉलिसीज जो कि एक एड ऑन के रूप में हो, जो कि अपनी खुद की मोटर को डैमेज करने के कवर पे होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं, जो खुद के मोटर कार डैमेज ना हो, या डैमेज हो तो उस पर इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है, उस पर एड ऑन के रूप में फ्लोटर पॉलिसीज भी दी जा सकती है कि भाई कैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, या उसके क्वालिटी ऑफ ड्राइविंग पे आधारित उसमें प्रीमियम हो सकता है, यानी जो अच्छा ड्राइव करता है, जिसका एक्सीडेंट नहीं होता, वो कम पैसा देगा। The insurance premium will be computed based on granular data on driving behavior, distance traveled, etc., enabling customers to get a fair premium.
तो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो इस वो वो कंप्यूट किया जाएगा, यानी उसकी संगणना होगी ग्लैनुलर डेटा के आधार पर, छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल डेटा, जो हर कार का डेटा, आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे ड्राइव कर रहे हैं, सीधे ड्राइव करने हैं कि नहीं कर रहे हैं, रेड लाइट आपने क्रॉस तो नहीं कर दी, वगैरह वगैरह। ड्राइवर के बिहेवियर पे जो बहुत माइन्यूट डेटा लिया जाएगा, डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल कर रहा है, और उससे कस्टमर्स जो हैं उनको एक फेयर प्रीमियम देना पड़ेगा। यानी अगर उनकी ड्राइविंग अच्छी है तो वो कम प्रीमियम में भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। डेटा बेस्ड tailoring of car insurance policies and adopting differential pricing will also help better risk selection for insurers underwriting this business. और अगर डेटा पे आधारित कार इंश्योरेंस पॉलिसीज को टेलर किया जाएगा और डिफरेंशियल पॉलिसिंग प्राइसिंग अडॉप्ट की जाएगी, यानी हर व्यक्ति के लिए प्राइस अलग होगा, ये भी मदद करेगा जिससे कि जो जो इंश्योरर्स हैं, जो इस इंश्योरेंस बिजनेस को अंडरराइट करते हैं, यानी कि उसको सपोर्ट करते हैं, उसको जो उस खतरे को उठाते हैं, वहन करते हैं, वो भी रिस्क सिलेक्शन ठीक से कर सकेंगे कि किस प्रकार का रिस्क वो ले रहे हैं उस बिजनेस को अंडरराइट करने में। IRDAI's approval follows the testing of these products under the regulatory sandbox. IRDAI का अप्रूवल जो आया है वो पहले रेगुलेटरी सैंड बॉक्स यानी जो एक्सपेरिमेंटल बॉक्स होता है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हुए, टेस्टिंग हुई, और टेस्ट करने के बाद इन प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के बाद IRDAI का अप्रूवल आया है, उसका उनका अनुमोदन आया है। Some companies have already devised products based on the new concept that revolves around telematic tools and devices that track driving behavior. और कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जिन्होंने पहले से ही प्रोडक्ट्स बना लिए हैं इस नए अवधारणा पे आधारित, जो कि टेलीमैटिक टूल्स और टेलीमैटिक डिवाइसेस के इर्द गिर्द घूमती है। जो अवधारणा है जो कि ड्राइवर का जो ड्राइविंग बिहेवियर है उसको ट्रैक करती है, उसका पीछा करती है, उसको ध्यान रखती है। इन पे हाउ यू ड्राइव पॉलिसी में प्रीमियम इज सेट बाय द इंश्योरर बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ ड्राइविंग। प्रीमियम जो सेट किया था इंश्योरर के द्वारा वो क्वालिटी ऑफ ड्राइविंग पे आधारित होता है। A lower premium is charged when a driver uses a car more efficiently. एक और भी कम प्रीमियम चार्ज किया जाता है जब कोई भी ड्राइवर जो है अपनी कार का इस्तेमाल और भी ज़्यादा एफिशिएंसी से करता है। An individual's driving score holds the key akin to a credit score for securing bank loans. ठीक उसी तरह से जैसे बैंक लोन प्राप्त करने के लिए क्रेडिट स्कोर होता है, और उसके जैसे ही इंडिविजुअल का जो ड्राइविंग स्कोर है वो ही इसमें मुख्य चाबी है कि वे कितना प्रीमियम वो देगा इंश्योरेंस के लिए। यूसेज बेस्ड प्राइसिंग ऑल्सो मेक सेंस। किस तरह से यूसेज हो रहा है गाड़ियों का, उसके आधार पे जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग अगर होती है तो वो समझ में आती है। दीज प्रोडक्ट्स मार्क अ शिफ्ट फ्रॉम क्लास रेटिंग टू इंडिविजुअल रेटिंग। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं एक शिफ्ट को मार्क कर रहे हैं कि शिफ्टिंग हो रही है क्लास रेटिंग से, अब हम इंडिविजुअल रेटिंग की तरफ जा रहे हैं। एंड बेटर रेटिंग पैरामीटर्स हैव डिफरेंशिएट बिटवीन गुड, बैड एंड अगली ड्राइवर्स। और बेहतर जो रेटिंग के पैरामीटर्स अगर हमारे पास होते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं कि हम अच्छे खराब और बहुत खराब ड्राइवर्स में डिफरेंशिएट कर सकें, उनको में फ़र्क पता लगा सकें। Products such as these will encourage more people to improve their driving skills and follow traffic rules. इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपने ड्राइविंग स्किल्स को और ज़्यादा सुधारें और ट्रैफिक रूल्स का अनुसरण करें, उनको फॉलो करें। Given that India has the dubious distinction of leading the world when it comes to road accidents and fatalities, अगर हम ये देखें कि भारत के पास ये संदेहास्पद अच्छाई है, डिस्टिंक्शन है कि भारत वर्ल्ड को लीड कर रहा है जहाँ तक कि रोड एक्सीडेंट्स और रोड में मृत्यु का सवाल है, यानी सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट और सबसे ज़्यादा रोड पर मृत्यु भारत में होती है। तो जो टेलीमैटिक टूल्स हैं ये मदद करेंगे कि हम रोड सेफ्टी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। डाटा एक्सेस शुड बी फुली कंसेंट बेस्ड। अगर डेटा पर एक्सेस किसी को देना है वो पूरी तरह से कंसेंट बेस्ड होना चाहिए, यानी किसी का डेटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कंसेंट लेना ज़रूरी है, उसकी हामी लेना ज़रूरी है।
A central data repository would help portability. अगर केंद्रीय डेटा रिपोजिटरी होगी, यहाँ डेटा एक जगह पे रहेगा, और चूंकि वहाँ आप उसको सिक्योरिटाइज भी रख सकते हैं, उसको उसको मल्टीपल कोड्स में बांध के रख सकते हैं, सो दैट नोबडी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट डेटा। तो इस तरह की सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी पोर्टेबिलिटी को मदद करेगी, यानी कि इस बात पे मदद करेगी कि जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो एक जगह पे रहेगा, तो अलग अलग जगह पे वहीं से भेजा भेजा जा सकता है। Another editorial from Economic Times today, that is 9th of July 2022. A Venetian lesson for incredible India. वेनिस एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत से टूरिस्ट जाते हैं। समय आ गया है कि हम सीजनल टूरिस्ट को रेगुलेट करें। When in Rome, do what Romans do. जब आप रोम में हैं तो वो करिए जो रोमन्स करते हैं। But it is Venice that could provide India with a few tips on how to control its seasonal tourists. लेकिन ये वेनिस है जो कि इंडिया को प्रोवाइड कर सकता है कुछ टिप्स कि वे किस प्रकार से हमको सीजनल टूरिस्ट को कंट्रोल करना है। Beginning January 16, 2023, day trippers accounting for 80% of tourists to Venice, but a fraction of the revenue, will be required to make reservations. January 16, 2023 से शुरू करते हुए जो एक दिन के लिए आते हैं, एक दिन के ट्रिप पे आते हैं, जो कि 80% टूरिस्ट हैं वेनिस में, लेकिन जो रेवेन्यू आता है टूरिस्ट का उसका एक फ्रैक्शन ही है, यानी छोटा सा फ्रैक्शन है, उन विल बी रिक्वायर्ड टू मेक रिजर्वेशंस, उनको रिजर्वेशंस करने पड़ेंगे जो आ रहे हैं। नॉट टू होटल्स एंड एयरबीएनबीज बट टू एंटर द हिस्टोरिक नॉर्थ ईस्टर्न इटालियन सिटी इटसेल्फ। उनको रिजर्वेशन करना पड़ेगा, ना केवल होटल में के लिए, ना केवल एयरबीएनबी के लिए। एयरबीएनबी यानी कि जो एक जो कंपनी है जो कि होटल और फ्लाइट्स वगैरह का इंतजाम करती है, लेकिन बल्कि ऐतिहासिक नॉर्थ ईस्टर्न जो इटालियन सिटी है वेनिस की, उसमें प्रवेश करने के लिए उनको रिजर्वेशन करना पड़ेगा। Officials found that while their city was being overrun by tourists, often to levels beyond capacity, day tourists were not contributing proportionately to their numbers. Officials ने पता लगाया कि जबकि जो ये शहर यानी वेनिस वो सैलानियों से पूरा भर जाता है, ओवररन हो जाता है, अक्सर ऐसे लेवल पे जो कि उनकी कैपेसिटी के पार होता है वेनिस की, फिर भी जो एक दिन के लिए जो टूरिस्ट आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, जो सैलानी आते हैं, वो नंबर्स में प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन यानी अनुपातिक कंट्रीब्यूशन, अनुपातिक योगदान नहीं कर रहे थे। द रिजर्वेशन फी इज वेनिस's वे ऑफ मेकिंग टूरिस्ट कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द इकोनॉमी। अब जब वो रिजर्वेशन करेंगे तो उनको फीस जमा करनी होगी। तो ये जो रिजर्वेशन फी है, ये वेनिस का तरीका है कि टूरिस्ट से मीनिंगफुली योगदान करवाएं अपनी अर्थव्यवस्था के लिए और सिटी की देखभाल के लिए। द रियल प्रॉब्लम इज ओवर टूरिज्म। तो रियल मुश्किल है वो ये कि ज़रूरत से ज़्यादा टूरिज्म है, सैलानी ज़रूरत से ज़्यादा आ रहे हैं। विद द ग्रोइंग एफ्लुएंट मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वहाँ पे अमीर है और वो बढ़ भी रही है। ओवर टूरिज्म हैज़ emerged एज ए प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में भी ओवर टूरिज्म एक प्रॉब्लम के रूप में उभर के आई है, particularly in hill station during summer and religious pilgrimage sites, खास तौर पे हिल स्टेशंस पे, और वो भी समर के दौरान, और रिलीजियस जो पिलग्रिमेज लोग करते हैं यानी धार्मिक यात्राएं करते हैं उन साइट्स पे। द ऑनगोइंग अमरनाथ यात्रा इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ 6 to 8 million विजिटर्स दिस ईयर। जो अमरनाथ यात्रा चल रही है उससे अपेक्षा ये है कि वो 6 से 8 मिलियन विजिटर्स खींच के लाएगी इस साल में। और बल्कि आज ही अमरनाथ में एक बादल का टूटना की घटना हो गई जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए। द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली फ्रॉम 12,000 to 30,000 in the 1980s to nearly 3 lakh last year। जो पिलग्रिम्स आ रहे हैं यानी जो तीर्थ यात्रा पे लोग आ रहे हैं, उनका नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है, जो कि 1980 में 12 से 1000 से लेकर 30,000 था। अब पिछले साल 3 लाख लोग
अमरनाथ पे यात्रा के लिए आ गए थे। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मेकिंग देयर वे टू शिमला, मसूरी एंड नैनीताल आर नाउ कॉमन प्लेस। ट्रैफिक जो कि शिमला जा रहा है, मसूरी जा रहा है, नैनीताल जा रहा है, बम्पर टू बम्पर चल रहा है और ये आम बात है। A sizable section of India's upwardly mobile classes are putting inordinate pressure on these towns and surrounding areas. एक काफ़ी अच्छा सेक्शन है भारत के जो अपवर्डली मोबाइल क्लासेस का, यानी कि जो जल्दी अमीर हो रहे हैं, कि वो बहुत ज़्यादा असाधारण प्रेशर डाल रहे हैं इन टाउन्स पे और इनके आसपास के एरियाज पे। Not to mention the proliferation of hotels and guest houses to accommodate these tourists happens in an unplanned manner. और ये भी हम मेंशन करना ना भूलें कि जो होटल्स का नंबर बढ़ रहा है और गेस्ट हाउसेस का जो नंबर बढ़ रहा है तेज़ी से, इन टूरिस्ट को, इन सैलानियों को अकोमोडेट करने के लिए, ये एक योजनाबद्ध तरीके से नहीं होता है, ये बिना नियोजित तरीके से, अनियोजित तरीके से हो रहा है। मैनी फ्लाउटिंग नॉर्म्स, और बहुत से ऐसे भी टूरिस्ट हैं जो कि नॉर्म्स को, जो नियमों को तोड़ रहे हैं। Perhaps the land of the gondola can teach us something on the managing our own holiday crowds. शायद जो गोंडोला यानी जो नाव होती है जो वेनिस में चलती है, वेनिस की नहरों में चलती है, लैंड ऑफ द गोंडोला यानी कि वेनिस हमको सिखा सकता है कुछ कि कैसे हमारे अपने हॉलिडे क्राउड्स को हम मैनेज करें। इट इज़ a question of how best to balance the economic opportunities that tourism provides with the need to avoid overburdening these destinations, essentially in the process killing the proverbial golden goose. और सवाल ये है कि किस तरह से हम सबसे अच्छे ढंग से बैलेंस कर सकते हैं आर्थिक मौक़ों को जो कि टूरिज़्म प्रोवाइड करता है, और इस ज़रूरत के साथ कि हमको इन डेस्टिनेशंस को, इन गंतव्य स्थानों को ज़रूरत से ज़्यादा उन पे बोझ नहीं डालना है। और एसेंशियली मुख्य बात ये है कि इस प्रक्रिया में हमको जो सोने की मुर्गी है, जिसका जिसकी कहानी चलती है, तो उसको हमको मार नहीं डालना है। मतलब अंडे के चक्कर में हमको मुर्गी नहीं मार देनी है। Numerical limits disincentivizing travel by car and city fees calibrated to demand are possible ways to keep the balance. न्यूमेरिकल लिमिट्स यानी कितने नंबर के लोग जा सकते हैं वहाँ पे, फिर कार से वहाँ जाने को इंसेंटिवाइज करना, क्योंकि कार में बहुत कम लोग ट्रैवल कर पाते हैं, बस वगैरह में या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लोग जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और सिटी में प्रवेश करने की जो फ़ीस है, जो कि डिमांड के हिसाब से एडजस्टेड हो, कि जितनी डिमांड है उस हिसाब से फ़ीस देनी पड़े, ये संभव तरीके हैं इस बैलेंस को बनाए रखने के। Tourism is an important economic activity that has co-benefits beyond increased earning capacities. टूरिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक ज़रूरी आर्थिक एक्टिविटी है, एक महत्वपूर्ण आर्थिक एक्टिविटी है, जिसके जिसके और भी बेनिफिट होते हैं, केवल अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के, कमाई के काबिलियत को बढ़ाने के अलावा भी और भी इसके बेनिफिट हैं। भारत के लिए तो इसका बहुत बेनिफिट है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हम अच्छी बढ़ोतरी कर सकते हैं अगर हम अपना टूरिज़्म को बढ़ा लें, जिसकी प्रति इसके लिए काफ़ी कोशिश हो भी रही है। However, ensuring that tourism is sustainable is necessary to making it a viable long-term economic activity. ये सुनिश्चित करना बहरहाल कि टूरिज़्म सस्टेन रहे, बना रहे और बढ़ के बना रहे, ये ज़रूरी है, जिससे कि हम इसको एक लंबे अवधि के लिए एक आर्थिक एक्टिविटी, एक उचित आर्थिक एक्टिविटी, एक ऐसी आर्थिक एक्टिविटी जो कि हमको फ़ायदा दे सकती है, उस प्रकार की आर्थिक एक्टिविटी हम इसको बना लें। सो इनफैक्ट जो हम अंतर्राष्ट्रीय योगा डे डिक्लेयर कर दिया गया भारत के कहने में, तो उसका असर ये है कि बहुत से लोग भारत आ रहे हैं योगा वगैरह सीखने के लिए, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया के बढ़ रहे हैं। इसी तरह से अगला साल जो है 2023, वो अंतर्राष्ट्रीय साल मिलेट्स का मनाया जा रहा है, और इसके द्वारा भी भारत में जब मिलेट्स की जो खेती ज़्यादा होती है, तो इससे भी भारत का एक आकर्षण ज़्यादा बढ़ेगा।
भारत और भी कई तरीकों से कोशिश कर रहा है कि भारत में सैलानी ज़्यादा आए। इससे हमारी आर्थिक विकास बहुत जल्दी और तेज़ी से हो सकता है।